Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by human cells in culture. This cell divide one in approximately 24 hours. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can progress through cell cycle in only about 90 minutes. The cell cycle is divided into two basic phases, that is interphase and M phase. M phase represent phase when actual cell division or mitosis occur and the interphase represent the phase between two successive M phase. So इसके पहले अपन ने देखा था यहाँ पे इसका रिवीजन है कि यहाँ पे दो बेसिक फेजेस है सेल साइकिल में, दैट इज इंटरफेज और एम फेज. एम फेज में क्या होता है कि इनमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस होती है, और इंटरफेज ये एक फेज है दो सक्सेसिव एम फेज का बीच का जो फेज है उसी को इंटरफेस कहा गया है. It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of human cell, cell division proper lasts for only about an hour. So देखिए 24 hour average duration of cell cycle में ह्यूमन सेल के जो सेल डिवीजन है ये 1 आवर तक ही लास्ट होता है. द इंटरफेस लास्ट फॉर 95% ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. सो 95% जो ड्यूरेशन है वो इंटरफेस का है. The M phase starts when nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome कैरियोकाइनेसिस. सो देखिए M phase कहाँ से स्टार्ट होता है, M phase में न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसी को कैरियोकाइनेसिस कहा गया है and usually ends with division of cytoplasm, that is cytokinesis. So M phase एक न्यूक्लियर डिवीजन से स्टार्ट हो रहा है और साइटोप्लाज्म के डिवीजन से एंड हो रहा है. सो द न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहा गया है और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहा गया है. सो ध्यान में रखिए एम फेज स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस से और एम फेज एंड हो रहा है साइटोकाइनेसिस से मतलब साइटोप्लाज्म के डिवीजन से. सो पूछ सकते हैं व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. The interphase, though called as resting phase, it is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. So देखिए इंटरफेज एक ऐसी फेज है जहाँ पे सेल रेस्टिंग स्टेज में है और ये स्टेज में सेल डिवीजन के लिए सेल प्रिपेयर होती रहती है और इनमें सेल ग्रोथ डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर में कैरी आउट होता है. इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस. अभी यही इंटरफेज जो है ये 3 फर्दर फेजेस के लिए डिवाइडेड है, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. सो देखिए M फेज और इंटरफेज के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं. तो एम फेज में न्यूक्लियर डिवीजन होता है कैरियोकाइनेसिस और एंड में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस. अभी अपन इंटरफेज के में बात कर रहे हैं. तो इंटरफेज एक रेस्टिंग फेज है और ये फेज में सेल खुद को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए और जब भी सेल डिवीजन होता है वो सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर में होते हैं. अभी यही इंटरफेज 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइड हुआ है, वो है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. सो देखिए G1 फेज मतलब गैप 1, S फेज मतलब सिंथेसिस एंड G2 फेज मतलब गैप 2. सो देखिए G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate its DNA. So देखिए G1 phase जो होती है ये एक इंटरवल है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की. सो इसे कहा गया है इट इज़ एन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मतलब जहाँ से माइटोसिस स्टार्ट हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन भी इनिशिएशन है, इन दोनों के बीच का जो फेज है वो है G1 फेज. During G1 phase, in this phase the cell is metabolically active and continuously grow
बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इज डीएनए। सो जीवन फेज में जो सेल है ये कंटिन्यूसली एक्टिव है, मतलब ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, पर इनमें डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। सो जीवन फेज एक इंटरवल है माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की, और जीवन फेज में सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव और वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, पर इनमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद का जो फेज है एस फेज, उसी को सिंथेसिस फेज कहा गया है। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। सो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है। During this time, the amount of DNA per cell doubles. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. If the cell has diploid or 2n number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n. सो देखिए एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा गया है, और एस फेज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तब डीएनए का जो अमाउंट है हर एक सेल में डबल होता है। जो इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो बाद में इनका इंक्रीज होने के बाद ये 4C में कन्वर्ट होता है डीएनए। सो देखिए इनिशियल अमाउंट अगर 2C है तो बाद में ये 4C होता है, मतलब डबल होता है। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। सो देखिए इनमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ डीएनए का अमाउंट चेंज हो रहा है। द सेल हैज़ डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1। सो देखिए अगर G1 फेज में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेल के अंदर, तो वो एस फेज के बाद में भी इनका नंबर सेम ही रहेगा, मतलब 2n ही रहेगा। सो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा है क्रोमोसोम नंबर, सिर्फ यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2C से 4C हो रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस और डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, और जो अमाउंट है इनिशियल अमाउंट डीएनए का अगर 2C है तो वो 4C हो रहा है, और क्रोमोसोम नंबर एज इट इज़ है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर जीवन फेज में क्रोमोसोम नंबर 2n है तो एस फेज के बाद में भी ये क्रोमोसोम नंबर सेम एज इट इज़ रहने वाले हैं, मतलब 2n ही रहेंगे। सो ये हुआ S1 फेज, एस फेज। इसके बाद में है G2 फेज। सो देखते हैं इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। सो देखिए अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है और ये न्यूक्लियस में हो रहा है, और सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। ड्यूरिंग द G2 phase, proteins are synthesized in the preparation for mitosis while cell growth continues. So देखिए अगर G2 फेज की बात करें तो इनमें प्रोटीन सिंथेसाइजेशन हो रहा है और सेल माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रही है और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही है। सो देखिए G2 फेज में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, इनमें प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और सेल प्रिपेयर हो रही है माइटोसिस के लिए, और सेल ग्रोथ कंटिन्यूस है, मतलब सेल कंटिन्यूस ग्रो हो रही है। सो इनमें ध्यान में देखिए G1 में क्या है, एस में क्या है, G2 में क्या है। सो G1 में देखते हैं यहाँ पर माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का बीच का फेज है, इसी को G1 कहा गया है। और G1 फेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूस ग्रो हो रही है, पर इनमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। अगर एस फेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रहा है और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है। जो अमाउंट है डीएनए का हर एक सेल में ये डबल हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, मतलब 2C होगा तो 4C है, पर इनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो जैसे कि वैसे हैं, इनमें कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है क्रोमोसोम नंबर। मतलब G1 फेज में जो क्रोमोसोम नंबर था सेल के अंदर 2n, वैसे के वैसे एस फेज के बाद में भी ये क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। सो ये हुआ एस फेज के बारे में। अगर एनिमल सेल में देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अगर G2 की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइजेशन हो रहा है और सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रही है माइटोसिस के लिए, और इनमें सेल ग्रोथ कंटिन्यूस है। सो ये हुआ G2 फेज।
इसके बाद में है सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। सो देखिए कोई कोई सेल्स अडल्ट एनिमल में वो अपीयर नहीं होते हैं सेल डिवीजन में। एग्जाम्पल है हार्ट सेल एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी और सेल डेथ। सो देखिए कोई कोई अडल्ट एनिमल्स में सेल डिवाइड नहीं होती है, जैसे कि हार्ट सेल में सेल का डिवीजन नहीं होता है। अगर बात करें तो अदर सेल डिवाइड होती है ओकेशनली, मतलब उन जब भी बॉडी में कुछ इंजरी हो जाए या कुछ ट्रॉमा हो जाए तब सेल इंजर्ड होती है और स्किन लॉस्ट होती है, सेल लॉस्ट होते हैं, तो वो वैसे वाले कंडीशन में ही सेल ओकेशनली डिवाइड होती है। सो देखिए these cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage of cell cycle. Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless cell to do so depending upon the requirement of organism. So देखिए बॉडी में कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एज पर नीड आते हैं, मतलब जब भी कुछ ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए तो बॉडी को नीड होती है सेल्स की, तभी वो सेल प्रोलिफरेट होते हैं। सो देखिए एक फेज है सेल की जहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होता है और एग्जिट हो जाता है सेल साइकिल से, तो उसे ही कहा गया है इनएक्टिव स्टेज, और वो है क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज G0 स्टेज। सो देखिए फिगर 10.1 यहाँ पे दिखाया गया है कि G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। तो जब G1 फेज में सेल्स होते हैं जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, जो सेल्स डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, तो वो सेल G1 फेज के बाहर से, जीवन फेज में से आउट हो जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं। इसी को क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज कहा गया है। सो देखिए फिगर 10.1 में ऊपर G0 स्टेज ऑफ सेल्स हो गया है। यहाँ पे सेल जो होती है वो सेल साइकिल से बाहर आ जाती है, रेस्टिंग फेज में होती है। G0 फेज एक क्विसेंट स्टेज है, और जब भी बॉडी में कुछ ट्रॉमा होता है या इंजरी होती है तो बॉडी में सेल्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, तभी ये सेल एक्टिव होके प्रोलिफरेशन करती है। सो देखिए दिस सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं वो एग्जिट हो जाते हैं G1 फेज से टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड एज क्विसेंट स्टेज। सो जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते वो G1 फेज से बाहर चले जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में, इसी को क्विसेंट स्टेज कहा गया है। Cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called to do so depending upon the requirement of organism. So देखिए ये G0 फेज मतलब क्विसेंट स्टेज के जो सेल्स है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, पर ये जब तक ऑर्डर नहीं आता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब तक ये सेल खुद से प्रोलिफरेट नहीं होते हैं। इन एनिमल्स mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cell. However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis. For example, मेल हनी बीज। सो देखिए एनिमल सेल में देखा जाए तो माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में देखा गया है, पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पे हैप्लॉइड सेल डिवाइड हो रही है माइटोसिस से, वो है हनी बीज, मेल हनी बीज है। अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। सो देखिए प्लांट में माइटोटिक डिवीजन है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में। फ्रॉम यूर recollection of examples of alternation of generation in plants, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. So देखते हैं M phase. M phase, this is the most dramatic period of cell cycle involving a major recognition of virtually all components of the cell.
सो देखिए ये बहुत ही ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल में का, और यहाँ पे मेजर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कंपोनेंट्स ऑफ सेल के साथ। पूरे सेल के जो कंपोनेंट्स हैं इनमें रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पैरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। सो देखिए यहाँ पे जो नंबर है क्रोमोसोम का पैरेंट सेल में और प्रोजेनी सेल में ये सेम है, सो इसी को इक्वेशनल डिवीजन कहा गया है। Though for convenience, mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division karyokinesis। तो देखिए ये जो माइटोसिस है ये 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, इसी की वजह से 4 स्टेजेस में माइटोसिस को डिवाइड किया गया है। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut line cannot be drawn between various stages। तो देखिए ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। तो देखिए जब भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यहाँ पे 4 स्टेजेस है, डेट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो देखते हैं अभी एम फेज और ये 4 स्टेजेस न्यूक्लियर डिवीजन के बाद। तो देखिए प्रोफेज, Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis, follows the S1 and G2 phase of interphase। So देखिए प्रोफेज जो है ये एक फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, और यहाँ पे ये प्रोफेज जो है ये S1 और G2 फेज ऑफ इंटरफेज को फॉलो कर रहा है। सो आपको पता है एस फेज में क्या होता है, डीएनए का सिंथेसाइजेशन एंड डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, और G2 स्टेज में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव थी और कंटिन्यूसली ग्रो हो रही थी। सो देखिए प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है और ये फॉलो कर रहा है G1 एंड एस एंड G2 फेज को। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये है कि प्रोफेज में पूछा जा सकता है कि प्रोफेज कौन से फेजेस ऑफ इंटरफेज को फॉलो कर रहा है। सो ये है एस एंड G2 फेज को फॉलो कर रहा है। इन एस एंड G2 फेज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरट्विन्ड। सो देखिए एस और G2 फेज में जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बट इंटरट्विन्ड है, मतलब एक दूसरे से सेपरेट नहीं है पर कॉइलिंग है, इंटरट्विन्ड है इनमें। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। सो देखिए ये यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इंटरट्विन्ड है। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमोसोमल मटेरियल का। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे इनिशिएशन हो रहा है, मतलब कॉइलिंग हो रही है पूरे क्रोमोसोमल मटेरियल की। सो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। सो याद में रखिए कि प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल है। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। So देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये अनटैंगल हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अभी जहाँ पे अब क्रोमेटिन कंडेंसेशन हो रहा है वहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल अनटैंगल हो रहा है। सो देखिए फिगर 10.2a। Figure 10.2a and b is shown a diagrammatic view of stages in mitosis। So देखिए a अर्ली प्रोफेज में देखिए एंड लेट प्रोफेज में देखिए। सो प्रोफेज इज अ कंडेंसेशन, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है। नेक्स्ट है the centromere, which had undergo duplication during S phase of interphase, now begins to move towards the opposite pole of the cell। so देखिए जो क्रोमोसोम्स थे S phase में डुप्लीकेट हुए थे वो अभी इंटरफेस में अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं सेल के।
सो देखिए सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है एस फेज में जो डुप्लीकेट हुआ था सेंट्रोमियर, वो अभी अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहा है सेल के। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। सो देखिए प्रोफेज में क्या क्या, देखिए ये फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की, और ये एस एंड जी टू फेज को फॉलो कर रहा है। एस और जी टू फेज में जब न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टिंक्ट नहीं है और इंटरफिन है। प्रोफेज इज मार्क बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। सो देखिए प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल है, मतलब जो भी क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो रहे हैं प्रोफेज में। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जब भी क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटैंगल हो रहा है, मतलब सेपरेट हो रहा है। द सेंट्रोसोम विच हैड undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards the opposite poles of the cell। so देखिए जो सेंट्रोजोम है जो डुप्लीकेट हुआ है S फेज में, वो अभी सेल के अपोजिट पोल्स के तरफ मूव हो रहा है। सो देखिए द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। सो यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक इवेंट से प्रोफेज में देखते हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। सो देखिए जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है, मतलब बहुत सारी कॉइलिंग हो रही है और वो कॉम्पैक्ट बनता जा रहा है। माइटोटिक क्रोमोसोम जो है ये पूरे कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के पास बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे पैक हो गए हैं। क्रोमोसोम्स are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere। तो देखिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपोज्ड है, इनमें दो क्रोमैटिड्स है एक दूसरे को अटैच्ड है एट द सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर बीच में है और साइड में दो क्रोमैटिड्स हैं और वो एक दूसरे से अटैच है सेंट्रोमेयर से। Centrosome which had undergone duplication during interphase begins to move towards the opposite poles of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called asters. The two asters together with spindle fibers forms mitotic apparatus। So देखिए सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट हुआ इंटरफेस में, वो अभी अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहा है सेल के। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो सेंट्रोजोम से ही माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट हो रहे हैं, इसी को एस्टर कहा गया है। यहाँ पे टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक apparatus। तो देखिए दो apparatus है दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर के, इसी को माइटोटिक apparatus कहा गया है। The cell at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope। So देखिए जब प्रोफेज की जो सेल है वो एंड स्टेज में अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप ये डिसअपियर हो जाते हैं, ये दिखते नहीं है, डू नॉट शो। सो देखिए प्रोफेज शो किया गया है अर्ली फेज और लेट फेज में। सो लेट फेज में देखिए न्यूक्लियर एनवोलप डिसकंटिन्यू हुआ है, न्यूक्लियोलस नहीं है, यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है। सो एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि क्रोमोसोम में यही कहा गया है, प्रोफेज में यही क्या है, फर्स्ट स्टेज है कैरोकाइनेसिस की और एस और जी टू फेज ऑफ इंटरफेज को फॉलो कर रहे हैं। और जब भी एस और जी टू फेज में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इंटरट्विन्ड है। और the chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation। so जो chromosomal material है वो untangle हो रहा है जब भी chromatin condensation हो रहा है तब। और प्रोफेज को बोला गया है initiation of condensation of chromosomal material। so प्रोफेज is marked by यहाँ पे initiation of condensation हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। the complete
प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड। सो देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स है, वो एक दूसरे के अटैच है सेंट्रोमियर के साथ। और सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस begins to move towards opposite poles of the cell। तो देखिए, जो सेंट्रोमियर है जो डुप्लीकेट हुआ है इंटरफेस के टाइम पे, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहा है। द सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल। सो देखिए, सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसी को एस्टर्स कहा गया है। और ये दो एस्टर टुगेदर एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब माइटोटिक apparatus बना रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंड ऑफ प्रोफेज में जब ये सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवोलप ये डिसअपियर हो रहे हैं। सो ये हुआ प्रोफेज। नेक्स्ट है मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवोलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। सो देखिए, जब भी पूरा न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस की बिगनिंग हो रही है। तो देखिए, जब भी न्यूक्लियर एनवलप है वो पूरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वहीं से ही सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस का बिगनिंग है, मतलब मेटाफेज स्टार्ट हो रहा है। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सो देखिए, ये सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस में जो क्रोमोसोम है स्प्रेड हो गए हैं पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो क्रोमोसोम्स है पूरा स्प्रेड हुए हैं। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज completed and they can be observed clearly under the microscope। so देखिए, जब ये सेकंड स्टेज है माइटोसिस की, और यहाँ पे जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस में, सो ये कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था और ये मेटाफेज में कंप्लीट हो रहा है। और वो जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा रहा है तो ये क्लियरली ऑब्जर्वेबल है। दिस देन in the stage at which morphology of chromosome is not easily studied। so देखिए, ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी जो है वो इजीली स्टडी किया जा सकता है। so देखिए, दिस स्टेज इज मार्क फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम वेरी इजीली। so देखिए, इन दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज़ मोस्ट इजीली स्टडीड। सो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो रहा है और ये माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली ऑब्जर्वेबल है। सेकंड बात ये है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्टेज इज़ वेरी इजी टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। सो आपको बताने को होना कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज़ बेस्ट स्टडीड इन मेटाफेज। सो देखिए, यहाँ पे लिखा है इन दिस स्टेज at which the morphology of chromosome is most easily studied। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatid which are held together by centromere। so देखिए, ये स्टेज में, जब मेटाफेज स्टेज में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स से बने हैं और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। सो बीच में सेंट्रोमियर है और बाजू में टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है। सो देखिए फिगर 10.2b1। सो देखिए, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस 10.2b। सो ये मेटाफेज शो हुआ है। सो देखिए, यहाँ पे टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है सेंट्रोमियर से और टू सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच है सेंट्रोमियर से। और ये स्टेज में देखा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी स्टेज है क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए, इनके मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए। तो यहीं से ये पता चल रहा है कि ये मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है ये दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने हैं और ये एक दूसरे के साथ
अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। तो देखिए बीच में वाइट कलर का सेंट्रोमियर है और वो बाजू के दो रेड कलर के जो दिख रहे हैं टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है और ये सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अटैच्ड है। Small disc-shaped structure at the surface of centromere are called as kinetochores. So देखिए स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है वो सेंट्रोमियर के आसपास अटैच है, उसी को काइनेटोकोर कहा गया है। दिस स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। सो देखिए जो ये काइनेटोकोर जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर to the chromosome that are moved in the position at the center of the cell. So देखिए ये जो काइनेटोकोर्स है ये क्या कर रहे हैं कि ये साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर्स के, मतलब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम के साथ और ये उनके पोजीशन में मूव करा रहे हैं सेंटर ऑफ द सेल को। देखिए These structures serve as a site of attachment of spindle fiber to the chromosome that are moved in the position at the center of the cell. Hence, metaphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber to form one pole and its sister chromatid is connected its kinetochore to the spindle fiber to the opposite pole. देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेटाफेज में पूरे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाए होते हैं। देखिए बी वाला डायग्राम देखिए 10.2 बी। यहाँ पे बी वाला डायग्राम देखिए, ये जो है क्रोमोसोम ये एक इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन आई है, ये इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है मेटाफेज में, जो क्रोमोसोम्स है वो लाई एट द इक्वेटर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ one chromatid of each chromosome connected to its kinetochore. देखिए हर एक क्रोमेटिड ईच विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम। देखिए हर एक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड है वो कनेक्टेड है काइनेटोकोर के साथ, स्पिंडल फाइबर्स के साथ। वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड इज कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल्स के साथ कनेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर। पूरे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाए हैं विथ वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड टू इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर। देखिए दोनों भी साइड में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो कनेक्टेड है काइनेटोकोर के साथ और वो स्पिंडल फाइबर्स को भी कनेक्टेड है अपोजिट पोल्स के। देखिए दोनों भी अपोजिट, ये ऊपर की तरफ जो है पोल्स की तरफ वो स्पिंडल फाइबर्स हैं और बीच में जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स वहाँ पे काइनेटोकोर है, वो एक दूसरे के साथ अटैच है। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। देखिए ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है क्रोमोसोम्स की, ये मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। इसी को मेटाफेज प्लेट कहा गया है। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर जो है क्रोमोसोम के उन्हीं के साथ अटैच है। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड एट स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along the metaphase plate through the spindle fiber to both poles। देखिए जो क्रोमोसोम्स है ये मूव होके स्पिंडल इक्वेटर में आए हैं और ये अलाइन हुए मेटाफेज प्लेट पे एंड स्पिंडल फाइबर अटैच है बोथ दो पोल्स के साथ। ये हुआ मेटाफेज प्लेट। इसी को एक बार रिवाइज करते हैं।
So देखिए, a complete disintegration of nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. So देखिए, न्यूक्लियर एनवोलप यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब पूरा रिमूव हो रहा है न्यूक्लियर एनवोलप. हैंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. सो इसी की वजह से जो क्रोमोसोम्स है सेल के अंदर वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए हैं. बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप. सो देखिए, ये स्टेज में मतलब सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस में ये देखा जा रहा है कि क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, सो ये मेटाफेज में कंप्लीट हो रहा है और ये बात माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली ऑब्जर्वेबल है. This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily studied. So देखिए, ये स्टेज में क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता है. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है कि कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज में है. और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जो स्टेज है मेटाफेज स्टेज है, ये स्टेज में क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी जो है ये बहुत इजीली स्टडी करते आता है माइक्रोस्कोप के अंदर. एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर. सो देखिए, ये स्टेज में जो क्रोमोसोम्स है तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये टू सिस्टर क्रोमैटिड से बने हैं और ये टू सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच्ड है सेंट्रोमियर से. सो देखिए फिगर 10.2b. सो यहाँ पे ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच है सेंट्रोमियर से और ये क्रोमोसोम जो है एक टू सिस्टर क्रोमैटिड से बना है और सेंट्रोमियर से अटैच है. Small disc-shaped structure at the surface of centromeres are called kinetochores. So देखिए, ये सेंट्रोमेयर्स के पास में एक काइनेटोकोर स्ट्रक्चर है और ये स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है और ये सेंट्रोमेयर के पास में है, इसी को काइनेटोकोर कहा गया है. The structure serves as the site of attachment of chromosomes that are moved in the position at the center of the cell. So देखिए, यही काइनेटोकोर जो है ये साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर के. मतलब ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को आके अटैच होते हैं और तब भी क्रोमोसोम जो है वो मूव हो रहे हैं पोजीशन से और सेंटर में आ रहे हैं सेल के. सो काइनेटोकोर के वजह से ही ये जो क्रोमोसोम्स है ये मूव होके एकदम सेंटर में आके हैं, मतलब इक्वेटर पे आके लाए हुए हैं. और ये काइनेटोकोर जो है ये साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेंट्रोमेयर के बाजू में डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है? तो ये काइनेटोकोर है और यही काइनेटोकोर हेल्प कर रहे हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर्स के लिए. और इसी के वजह से जो क्रोमोसोम है इधर उधर मूव हुए हैं उन्हीं को इक्वेटर में लाने का काम ये काइनेटोकोर्स कर रहे हैं. हैंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर. तो देखिए, मेटाफेज में बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सभी जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर के ऊपर लाई हो रहे हैं with one chromatid of each chromosome connected to kinetochore. So देखिए, क्रोमोसोम के अंदर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो वही सिस्टर क्रोमैटिड काइनेटोकोर के साथ कनेक्टेड है टू द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ वन पोल. सो देखिए, क्रोमोसोम के अंदर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स है और टू सिस्टर क्रोमैटिड्स काइनेटोकोर के साथ अटैच है और यही काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर को अटैच है एक पोल से और दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड जो है ये अटैच है यहाँ पे काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर के पास और ये स्पिंडल फाइबर को अटैच है अपोजिट पोल से. सो देखिए फिगर 10.2b में यहाँ पे सब क्लियर हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये इक्वेटर के ऊपर लाई हो गए हैं और ये सेंट्रोमियर जो है ये बीच में है. सेंट्रोमियर के दोनों साइड में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास में काइनेटोकोर है और ये काइनेटोकोर जो है जो अपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं तो ये साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर की और इसी के वजह से ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच है. सो ये हुआ द
प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। सो ये क्रोमोसोम जो है ये इक्वेटर पे पूरा इक्वेटर पे लाए हैं और यही प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो है क्रोमोसोम की मेटाफेज में, इसी को मेटाफेजिक प्लेट कहा गया है। सो द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ से की फीचर्स जो है, जो स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से अटैच है क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along the मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। देखिए क्रोमोसोम जो है ये मूव हो रहे हैं स्पिंडल इक्वेटर की तरफ, और मेटाफेज प्लेट में मतलब इक्वेटर पे अलाइन हुए हैं एंड दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर्स हैं, मतलब पोल्स की तरफ स्पिंडल फाइबर्स है, इक्वेटर की तरफ क्रोमोसोम्स अलाइन है। सो ये की फीचर्स हुआ मेटाफेज का।